नमस्कार। एग्जाम एडो के स्टैटिक जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? ए. प्रवरसेन प्रथम, बी. चंद्रगुप्त द्वितीय, सी. चंद्रगुप्त प्रथम, डी. समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए. प्रवरसेन प्रथम। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ए. आर.डी. बनर्जी, बी. के.एन. दीक्षित, सी. एम.एस. वत्स, डी. वी.ए. स्मिथ। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी. वी.ए. स्मिथ। अगला प्रश्न था, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ए. अकबर, बी. शाहजहां, सी. जहांगीर, डी. हुमायूं। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी. जहांगीर। अगला प्रश्न था, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। ए. मोहम्मद अली, बी. शौकत अली, सी. अशफाक उल्लाह खान, डी. अजीज उद्दीन। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी. अशफाक उल्लाह खान। अगला प्रश्न था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए. यह एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय आया, बी. इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, सी. अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई, डी. लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई। यह गलत है। अगला प्रश्न था, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ए. प्राचीन मोड़दार पर्वत, बी. नवीन मोड़दार पर्वत, सी. अवशिष्ट पर्वत, डी. ब्लॉक पर्वत। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी. नवीन मोड़दार पर्वत। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ए. आइसलैंड, बी. कैनरी आइसलैंड, सी. ग्रीनलैंड, डी. क्यूबा। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी. ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हम नगर परियोजना और अवस्थिति की बात करेंगे। ए. घाटप्रभा कर्नाटक, बी. उकाई गुजरात, सी. नीरा महाराष्ट्र, डी. जवाई तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. जवाई तमिलनाडु। जवाई नहर परियोजना तमिलनाडु में स्थित नहीं है, यह परियोजना राजस्थान में स्थित है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी. जवाई तमिलनाडु होगा। अगला प्रश्न था, फसल चक्र आवश्यक है? ए. पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, बी. विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, सी. मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, डी. मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी. मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। अगला प्रश्न था, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व आर्द्रभूमि दिवस की शुरुआत कब से हुई? ए. 1971 से, बी. 1975 से, सी. 1982 से, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी 1997 से। अगला प्रश्न था, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 2. 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? विकल्प ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए. केवल 1। अगला प्रश्न था, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ए. 30, बी. 60, सी. 50, डी. 40। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी. 50। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? 1. जवाहरलाल नेहरू, 2. इंदिरा गांधी, 3. गुलजारी लाल नंदा, 4. अटल बिहारी वाजपेयी। उपयुक्त कथनों में से
कौन सा से कथन सही है हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न था केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, सी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न था जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? ए अनुच्छेद 230, बी अनुच्छेद 231, सी अनुच्छेद 232, डी अनुच्छेद 233। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न था किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? ए तीसरी में, बी 5वीं में, सी 7वीं में, डी 9वीं में। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए तीसरी में। अगला प्रश्न था भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ए अप्रैल 2000 में, बी अप्रैल 2001 में, सी अप्रैल 2002 में, डी अप्रैल 2003 में। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए अप्रैल 2000 में। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी चौधरी चरण सिंह, डी अबुल कलाम आज़ाद। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा तरंग निर्वात में गमन करते हैं? ए अनुदैर्ध्य तरंग, बी अनुप्रस्थ तरंगे, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी ध्वनि तरंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला प्रश्न था नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए थोरियम को, बी ग्रेफाइट को, सी रेडियम को, डी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी रेडियम को। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? ए आर्गन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न था कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे ए रुचिकर स्वाद हेतु रसायनों पर निर्भर होते हैं, बी खरीदने में महंगे होते हैं, सी पर्यावरणीय प्रदूषण से मुक्त रखे जाने हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं, डी बिना कृत्रिम खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न था निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा एक मधुमेह रोगी को व्यक्तियों के लिए दिए जाने वाला कृत्रिम मधुरक है? ए ग्लूकोज, बी एस्पार्टेम, सी माल्टोज, डी एलिटेम। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी एस्पार्टेम। अगला प्रश्न था गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? ए ग्लोबिन, बी ग्लाइसिन, सी ग्लूटीन, डी लाइसिन। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी ग्लूटीन। अब देखेंगे कल के सेशन का लास्ट प्रश्न। परशुराम की प्रतिज्ञा निम्न में से किस बिहारी साहित्यकार की रचना है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी राजा राधिका रमन प्रसाद, डी देवकी नंदन खत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर। अब देखेंगे कल के अभ्यास प्रश्न। मिजोरम की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 3। मिजोरम की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है। ये राज्य हैं मणिपुर, असम और त्रिपुरा, अतः विकल्प सी सही है। आपको बता दें कि मिजोरम राज्य की सीमा 2 पड़ोसी देशों म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगते हैं। मिजोरम पूर्वी राज्यों में 7 बहनों में से एक है। मिजोरम कर्क रेखा के सबसे अत्यधिक निकट है। जिन छात्रों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था उन्हें धन्यवाद। अब शुरुआत करेंगे आज के सेशन की नई प्रश्नों के साथ। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? ए भोज, बी गोविंदराज, सी चंद्रवर्मन, डी महिपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भोज।
परमार वंश शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक युक्ति कल्पतरु तथा सम्रांगन सूत्रधार है, अतः विकल्प ए सही है। भोज ने युक्ति कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। अब देखेंगे आज के सेशन के अगला प्रश्न। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था ए उज्जैन, बी कौशाम्बी, सी ताम्रलिप्ति, डी पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पाटलिपुत्र। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहां देश भर से रोगी इलाज के लिए आते थे, अतः विकल्प डी सही है। आपको यह भी बता दें कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उत्पादन का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया, अतः विकल्प डी सही है। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व व्यवस्था निर्धारित करने की नीति अपनाई थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल 2 आब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए गुरु नानक की, बी गुरु अंगद की, सी गुरु गोविंद सिंह की, डी गुरु अमरदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गुरु गोविंद सिंह की। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ वर्तमान में महाराष्ट्र एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहां पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है, अतः विकल्प सी सही है। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही, अतः विकल्प डी सही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है? ए एक ही साथ 2 फसल, बी विभिन्न फसलों पर 2 फसल, सी अन्य फसल के साथ 1 फसल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विभिन्न फसलों पर 2 फसल। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले बसंत, जौ, शीतकालीन गेहूं या आलू की फसल लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल के उत्पादन की अनुमति देता है। इस रूप में विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी रोमर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में इसके 79 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। इनकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ए कनारी, बी बेंगुएला, सी अगुलहास, डी ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बेंगुएला धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र शीतल जलधारा वेंगुएला धारा प्रवाहित होती है, अतः विकल्प बी सही है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। विकल्प में दिए गए अन्य धाराएं कनारी धारा
उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगुल्हास धारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राज़ील धारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अब देखेंगे आज के सेशन का अगला प्रश्न। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ए अफगानिस्तान, बी लाइबेरिया, सी लाओस, डी लग्जमबर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लाइबेरिया। दिए गए विकल्पों में लाइबेरिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। अफगानिस्तान तथा लाओस एशिया के स्थलरुद्ध देश हैं। लग्जमबर्ग यूरोप के स्थलरुद्ध देश हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? ए अरावली, गिरनार, सतमाला, अनायमुडी, बी अरावली, सतमाला, अनायमुडी, गिरनार, सी गिरनार, अरावली, सतमाला, अनायमुडी, डी अरावली, सतमाला, गिरनार, अनायमुडी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अरावली, गिरनार, सतमाला, अनायमुडी। अरावली राजस्थान में, गिरनार दक्षिण गुजरात में, सतमाला महाराष्ट्र में, जबकि अनायमुडी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, अतः विकल्प ए सही है। अनायमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला प्रश्न है, कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है? ए उत्प्रेषण, बी प्रतिषेध, सी परमादेश, डी अधिकार परीक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा की रीट अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रीट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? ए वित्त आयोग के अध्यक्ष, 2 योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 3 संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी केवल 1 और 3। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 का 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अतः विकल्प सी यानी केवल 1 और 3 सही है। योजना आयोग अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, अतः कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ए अध्यादेशों का प्रख्यापन, बी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, सी संसद के सदनों को संदेश भेजना, डी क्षमादान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी संसद के सदनों को संदेश भेजना। संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेखन करते हैं, अतः विकल्प सी सही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्म में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति पैदा करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? ए अनुच्छेद 14-15, बी अनुच्छेद 20-21, सी अनुच्छेद 29 और 30, डी अनुच्छेद 19। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 20 और 21। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21A शामिल है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, अतः विकल्प बी सही है। साथ ही सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत इसे निलंबित करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, बी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, सी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, डी एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। अतः विकल्प डी सही है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। ए पुडुचेरी, बी चंडीगढ़, सी दमन एवं दीव, डी लक्षद्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के सभी संघ शासित प्रदेशों में कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता तथा स्त्री साक्षरता के संदर्भ में लक्षद्वीप का शीर्ष स्थान है। अतः विकल्प डी सही है। प्रश्नगत संघ शासित प्रदेशों में स्त्री साक्षरता दर निम्न अनुसार है। अगला प्रश्न है, भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था वर्ष ए 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में, डी 1973 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 1972 में। वर्ष 1957 में भारत सरकार ने पेटेंट कानून में संशोधन के प्रश्न का परीक्षण करने तथा सरकार को सदन रूप सुझाव देने हेतु न्यायमूर्ति NR अयंगर समिति नियुक्त की थी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में 21 सितंबर 1965 को बिल पेश किया गया था, जो हालांकि व्यवगत हो गया। वर्ष 1967 में एक संशोधित बिल पेश किया गया, जिसे संयुक्त संसदीय समिति को प्रेषित किया गया था एवं समिति के अंतिम अनुशंसा के आधार पर पेटेंट अधिनियम 1970 पारित किया गया। वर्ष 1970 के अधिनियम के अधिकांश प्रावधान 20 अप्रैल 1972 को पेटेंट नियम 1972 के प्रकाशन के साथ ही प्रभावी हुआ। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, बजट एक लेख पत्र है। ए सरकार की मौद्रिक नीति का, बी सरकार की वाणिज्य नीति का, सी सरकार की राजकोषीय नीति का, डी सरकार की मुद्रा बचत नीति का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सरकार की राजकोषीय नीति का। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण होता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध ए तापमान पर निर्भर नहीं करता है, बी क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल एवं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सी सभी तापमान पर स्थिर रहेगा, डी किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। अच्छे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, सी आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, डी पानी जम जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक यदि जल का तापमान गिरा दिया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है। घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लिहाजा 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ने पर आयतन घटेगा, बाद में बर्फ जमने की प्रक्रिया में घनत्व घटने पर आयतन बढ़ेगा। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पी, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब भूरे रंग की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। कथन क्यू, जंग अर्थात भूरी पाउडरी पदार्थ टेनिन के जमा होने से बनता है। ए पी और क्यू दोनों सही हैं और क्यू पी का सही स्पष्टीकरण है। बी पी और क्यू दोनों सही हैं किंतु क्यू पी का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी पी सही है परंतु क्यू गलत है। डी पी गलत है परंतु क्यू सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पी सही है परंतु क्यू गलत है। कथन पी सही है परंतु क्यू गलत है क्योंकि रेनिन एवं टेनिन पौधों द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है, जिनमें भूरे रंग का टेनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त
रोगन की प्रक्रिया में उपयोगी होता है। टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। अब देखेंगे आज के सेशन का अगला प्रश्न। फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखतः किन में पाया जाता है? ए. मवेशी व भेड़ में, बी. मवेशी व सुअर में, सी. भेड़ व बकरियां में, डी. उपयुक्त सभी में। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, उपयुक्त सभी में। गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा सुअर आदि पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका रोग विषाणु के कारण होता है। लियो फ्लर तथा फ्रॉस्ट ने 1897 ईस्वी में जर्मनी में पशुओं में फुट एवं माउथ रोग का पता लगाया था, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। अब देखेंगे आज के सेशन का अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। 2. जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग एक विषाणु के कारण होता है जिसका वाहक एडिज प्रजाति का मच्छर एडिज इजिप्टी होता है। यह वही मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया तथा पीत ज्वर रोग के कारक विषाणु का वाहक होता है। जीका वायरस का लैंगिक संचरण संभव है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? ए. नई दिल्ली में, बी. हैदराबाद में, सी. कर्नाटक में, डी. गुवाहाटी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। डीएनए फिंगरप्रिंट तथा नैदानिकी केंद्र हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कितने सदस्य देश हैं? ए. 189, बी. 193, सी. 190, डी. 191। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 190। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 190 सदस्य देश शामिल हैं, अतः विकल्प सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बाल्टिक देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बाल्टिक देशों में बाल्टिक सागर के पश्चिमी तटों पर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। 2. 1991 में इन देशों ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।